हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसिस्ट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इसका मेन काम है ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज। कौन सी गैस एक्सचेंज हो रही है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये प्रोसेस लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बॉडी की हर सेल को क्या होती है, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बॉडी की लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, या आप कह सकते हैं ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज करने का। डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का मतलब हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन का बॉडी में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। रेस्पिरेशन एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें 3 लेवल इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने क्या कहा कि हमारे रेस्पिरेशन में 3 टाइप्स होते हैं: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वेली एंड ब्लड के बीच में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। डिफरेंस याद रखिएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वेली एंड ब्लड के बीच में, इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। तीसरा टाइप है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी या एनर्जी बनाना। इसलिए याद रखिएगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होते हैं। ब्रीदिंग इज ए मूवमेंट ऑफ एयर, जबकि रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज और सेलुलर यूज भी इंक्लूड होता है। देखो, रेस्पिरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। पर इसके अलावा भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सेल्स हैं वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फंक्शन की बात करें, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके मल्टीपल इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो मेन फंक्शन है, जो हमने कहा, ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ये तो हमारे मेन फंक्शन हो गए। इसके अलावा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन है वो क्या है, ब्लड का पीएच मेंटेन करना, वॉइस प्रोडक्शन यानी बोलने में हेल्प करना, स्मेल सेंस प्रोवाइड करना, एयर को फिल्टर, वार्म और ह्यूमिडिफाई करना, बॉडी को डस्ट और जर्म से प्रोटेक्ट करना, कफ रिफ्लेक्स और म्यूकस के थ्रू डिफेंस प्रोवाइड करना। तो याद रखिएगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मल्टीपल इंपॉर्टेंट वर्क करता है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सिर्फ ब्रीदिंग के लिए बल्कि प्रोटेक्शन, स्पीच, स्मेल और एसिड बेस बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिवीजन की बात करें तो ये 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें आते हैं हमारे नोज,
नेजल कैविटी और फेरिंग्स। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स, एल्वेली। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है कंडक्टिंग पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन जहाँ पे एयर पास होती है, और रेस्पिरेटरी पोर्शन जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने डिवीजन पढ़े, 2, अपर एंड लोअर। और इसके अलावा भी जो अदर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है कंडक्टिव पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन। पाथवे की बात करें कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे एयर पास हो रही है, तो सबसे पहले जो एयर है, ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में क्या है, एयर एंटर कर रही है या ऑक्सीजन एंटर कर रही है, तो किसके थ्रू होती है, हमारे नोज के थ्रू। उसके बाद नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियस, और उसके बाद एल्वेली। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वाइवा में पूछा जा सकता है, या आप जो रिटन पेपर दे रहे हैं वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा कि जो हमारा ईयर का पाथवे है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से, और कहाँ पे तक जाता है, एल्वोली तक। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़े कि हमारे कैसे पाथवे के थ्रू एयर हमारी बॉडी में मूव करती है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन कहिए, वो क्या होता है, नोज। नोज एंड नेजल कैविटी क्या करती हैं, एयर को रिसीव करती हैं। नेजल कैविटी में एक म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है, जो इसमें नेसल कॉन्किया होते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको समझते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम तो हमारा नोज टू एल्वेली है। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला जो हमारे नोज एंड नेजल कैविटी है, के फंक्शन क्या क्या है, एयर को फिल्टर करना, एयर को वार्म करना, एयर को मॉइस्ट या ह्यूमिडिफाई करना, डस्ट पार्टिकल ट्रैप करना, क्योंकि हमारी जो नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये क्या क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस करती है, जो हमारे क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। स्मेल डिटेक्ट करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि नोज इज द प्रीफर्ड रूट ऑफ ब्रीदिंग। क्यों? बिकॉज माउथ के कंपेरिजन नोज एयर को कहता है बेटर कंडीशन करता है, क्योंकि हमारे नोज का काम क्या है, एयर को फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफाई, और जो भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। तो इससे क्या है कि हम सांस अपने मुंह से भी ले सकते हैं, अपनी नाक से भी ले सकते हैं, जो पर बेटर जो वे है हमारा एयर का हमारी बॉडी में एंटर करना, वो क्या होता है, नोज के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ये नोज और माउथ के पीछे लोकेटेड होती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी एयर हमारे माउथ और नोज दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, पर जो बेटर वे होता है हमारा एयर का एंटर करने का, वो हमारा नोज होता है। वो हमने फंक्शन से समझ लिया क्यों होता है। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, नोज और माउथ के पीछे। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेनिगोफेरिंग्स। ठीक है, इनके फंक्शन की बात करें तो ये एयर के लिए पैसेज है, जो हमारी नोज के थ्रू एयर एंटर हुई है बॉडी में, वो फेरिंग्स के थ्रू क्या होती है, वो पैसेज के थ्रू आगे को बढ़ती है। फूड के लिए भी पैसेज, एक्सेप्ट नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स तो सिर्फ क्या करेगा, एयर को पास करेगा, पर ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स क्या करते हैं, एयर के अलावा भी फूड के लिए भी पैसेज होता है, क्योंकि हमारा हमारा एक ही पैसेज है, जो क्या है, फूड को भी और एयर को भी क्या कर रहा है, के लिए पैसेज है, रास्ता है, जिसके थ्रू क्या कर रही है, हमारी एयर या फूड बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। टॉन्सिल की वजह से इम्यून प्रोटेक्शन भी मिलती है, इसलिए एग्जाम में याद रखिएगा, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। दोनों के लिए क्या है, हमारा फेरिंग्स है पैसेज, एयर हो या फूड हो।
फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे लैरिंग्स के क्या क्या होते हैं? थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, इपिग्लोटिस और एरिटेनोइड क्लाइड कार्टिलेज। ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो हमारे लैरिंग्स का फंक्शन क्या है? ये एयर पैसेज प्रोवाइड करता है, वॉइस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके काम क्या है कि वो स्पीच बोलने में भी क्या करता है? हेल्प करता है, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। क्योंकि लैरिंग्स क्या करता है हमारा, एक तो क्या है कि हमारी एयर को पास करा रहा है, ठीक है, उसका एक पैसेज है जिसके थ्रू क्या कर रही है? एयर पास हो रही है। साथ ही साथ वॉइस प्रोड्यूस भी करता है, फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। क्योंकि अगर हमारी जो पैसेज है हमारा एयर और फूड दोनों के लिए क्या है? हमारा फेरिंग्स। अब क्या है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए हमारी बॉडी में जो क्या करे? एयर और फूड को क्या करे? सेपरेट करे। तो वो चीज क्या है? हमारी लैरिंग्स। लैरिंग्स से क्या होता है कि जो हमारी एयर है वो तो ट्रेकिया में एंटर कर जाती है, पर फूड हमारे ट्रेकिया में एंटर नहीं कर होता है। किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। इपिग्लोटिस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम खाना निगलते हैं तो इपिग्लोटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को कवर कर देता है, जिससे फूड लंग्स में ना जाए। ठीक है, तो हमने अपने फंक्शन से समझ लिया कि लैरिंग्स का काम क्या है। एक तो एयर पैसेज प्रोवाइड करना, दूसरा वॉइस प्रोड्यूस करना, तीसरा फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकना। और इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या करता है? एपिग्लोटिस ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद आती है ट्रेकिया, जिसे हम विड पाइप भी कहते हैं। ये एक ट्यूब होती है जो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेज ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाती हैं। ट्रेकिया सिलिएटेड इपिथेलियम से लाइंड होती हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये तो ट्रेकिया की बात हो गई कि किस तरीके का उसका फीचर्स होते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे ट्रेकिया का फंक्शन क्या है? एयर कंडक्ट कराना, डस्ट और पार्टिकल ट्रैप करना। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ट्रेकिया क्या करता है कि उसमें सिलिएटेड इपिथेलियम से लाइंड होते हैं, और जो ग्लोबेट सेल्स होती हैं वो क्या करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है। यही म्यूकस क्या करता है? जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप करते हैं। तीसरा फंक्शन है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस प्रोवाइड करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वन लाइन में समझे तो ट्रेकिया क्या है? इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है? लोअर एंड पर डिवाइड होती है और हमारे टू प्राइमरी ब्रोंकाई में, पहला है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, दूसरा है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अब इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है वो शॉर्टर, वाइडर और मोर वर्टिकल होता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकस लॉन्गर, नैरोवर, मोर हॉरिजेंटल होता है। इसीलिए फॉरेन बॉडी रेस्पिरेशन ज्यादा कॉमनली राइट ब्रोंकस में होती है। आगे चलकर ये प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्चरी ब्रोंकाई, ये ब्रांचिंग लंग्स के अंदर कंटिन्यू रहती है। आप ब्रांचिंग देख रहे होंगे हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो हमारा लंग्स होता है उसमें ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती है। देखो, ब्रोंकाई की रिपीटेड ब्रांचिंग से बनते हैं ब्रोंकल्स। ये छोटी एयर पासेज होती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि लंग्स के अंदर कंटिन्यू ब्रांचिंग होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी। यही रिपीटेड ब्रांचिंग को हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंकल्स। और ये क्या है? हमारी छोटी एयर पासेज होती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, इनमें स्मूथ मसल्स ज्यादा होती है। ये और छोटे होते होते टर्मिनल ब्रोंकल्स तक पहुंच जाते हैं। टर्मिनल मतलब एंड तक। ठीक है,
क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अस्थमा में ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को विजिंग, ब्रीथलेसनेस, टाइटनेस महसूस होती है। एग्जाम में याद रखिएगा, ब्रोंकियल्स डू नॉट कंटेन कार्टिलेज। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एल्वेली। ये टाइनी एयर सैक होते हैं जो ब्रोंकियल्स के एंड पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब हमारे जो ब्रोंकियल होते हैं वो छोटे होते होते टर्मिनल ब्रोंकियल में तक पहुंच जाते हैं, और वहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वेली। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा एल्वेली होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो क्यों, वाई एल्वेली आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज गैस एक्सचेंज यहीं पे होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर मेन फंक्शन की बात करें तो क्या होते हैं, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वेली में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वेली से ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में आता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन एल्वेली से ब्लड में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में आ रहा है। टाइप्स की बात करें तो एल्वेली में स्पेशल सेल्स होती हैं। पहला है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, सेकेंड है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और थर्ड वन है एल्वोलर मैक्रोफेजेस। जो हमारा टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होता है ये गैस एक्सचेंज करता है। ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में क्या होता है, सरफेक्टेंट सिक्रेट करते हैं। और जो हमारा थर्ड है एल्वोलर मैक्रोफेज, उसमें डस्ट और जम्स को रिमूव करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एल्वोली आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज, इसीलिए हम इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वोली है। अब एल्वेली से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है, ये एक सरफेस एक्टिव सब्सटेंस है जो टाइप 2 न्यूमोसाइट से सीक्रेट होता है। फंक्शन की बात करें तो एल्वेली के अंदर सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, एल्वेली को कोलेप्स होने से बचाता है, लंग्स कंपाइल्स इंप्रूव करता है, ब्रीथिंग को इजी बनाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर सरफेक्टेंट कम हो स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज में तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। एग्जाम में याद रखिएगा, सरफेक्टेंट इज सीक्रेटेड बाय टाइप 2 एल्वोलर सेल एंड प्रिवेंट्स एल्वोलर कोलेप्स। अब बात करते हैं लंग्स की। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है ये थोरेटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट लंग जो होता है हमारा, उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। लेफ्ट लंग में कार्डिक नोच होता है क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड पे स्लाइटली पेस्ड होता है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा सॉरी, जो हमारा राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। अब समझते हैं प्लूरा। देखो, लंग्स को कवर करती है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं, विसेरल एंड पेरिएटल। विसेरल जो हमारा प्लूरा होता है ये लंग्स के सरफेस पर होती है और पेरिटल थोरेटिक कैविटी को लाइन करती है। इन दोनों के बीच में जो हमारे विसेरल और पेरिटल है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। तो हमारा प्लूरल क्या है, हमारे लंग्स को कवर करता है। फंक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, स्मूथ लंग्स मूवमेंट अलाउ करता है, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है। अब समझते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन।
ब्रीदिंग के लिए मसल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन मसल्स कौन सी हमारी? डायफ्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स है इंस्पिरेशन की। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी अदर मसल्स होती हैं वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, स्क्लेनेस और पेक्टोरलिस माइनर, जो फोर्स इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्स एक्सप्रेशन की मसल्स क्या है? इंटरनल, इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, डायफ्राम इज द चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम प्लमिनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये दो फेज में होती है, इनस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। आप इंस्पिरेशन को इनहेलेशन और एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? सांस अंदर लेना। एक्सपिरेशन मीन्स होता है सांस बाहर छोड़ना। इस प्रोसेस का बेस प्रिंसिपल है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब वन बाय वन इन दोनों फेजेस को समझते हैं। इंस्पिरेशन या इनहेलेशन जनरली एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला स्टेप है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे मूव करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर और बाहर को मूव करती हैं। फोर्थ स्टेप है, थोरेटिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पांचवें स्टेप में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है। इसके बाद प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है और सेवेंथ स्टेप है, एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो इस तरीके से हम सांस को अंदर लेते हैं। कैसे कैसे लिए, एक बार हम फिर से बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमारा डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे को मूव करता है। सेकेंड स्टेप में जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होते हैं? जो रिब्स होते हैं वो ऊपर और बाहर को मूव करते हैं। उसके बाद जो थोरेटिक कैविटी हमने समझी थी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उसके बाद इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, कम होता है। अब क्या हुआ कि प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इस टाइम पे जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। जो आसपास का प्रेशर है उससे हमारा प्रेशर क्या हो गया? हमारे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सांस को अंदर लेना, वो क्या होगा? इस टाइम पे प्रेशर कम होगी। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है ब्रीदिंग का, कि एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को मूव करती है। तो अब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। कम होते ही जो हमारी एयर है, ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग के अंदर क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। इसके बाद आता है एक्सपिरेशन। देखो, एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन नॉर्मल रेस्ट कंडीशन है। ठीक है, हमने क्या कहा? इंस्पिरेशन हमारी क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। उसी तरीके से एक्सपिरेशन क्या होती है? हमारी नॉर्मल रेस्ट कंडीशन होती है। यूजुअली पैसिव प्रोसेस होती है। इनहेलेशन एक्टिव एंड एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस होती है। स्टेप्स की बात करें तो हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डायाफ्राम रिलैक्स करता है। इंस्पिरेशन में क्या हुआ? हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे की तरफ को मूव हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या हुए? रिलैक्स करते हैं। देखो, अगर हम कंपेयर करके बात करें तो वहां पे क्या हुआ? जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे वो रिलैक्स, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? एक्सपिरेशन क्या होती है? प्रेसिव प्रोसेस है, तो उसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। और इसमें नॉर्मल रेस्ट कंडीशन कह रहे हैं हमसे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? डायफ्राम रिलैक्स करता है। सेकेंड स्टेप में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करते हैं। देन थोरेटिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ स्टेप में इंट्रा प्रिलिमिनरी प्रेशर इंक्रीज होता है और एयर क्या होती है? लंग से बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये एक्सपिरेशन की प्रोसेस है, यहाँ एयर ने क्या निकलना है? बाहर निकलना है। इनहेलेशन में क्या है? एयर ने अंदर आना है। तो इस जो स्टेप है हमारे एक्सप्रेशन में, उसमें एयर क्या हो जाती है? हमारे लंग से बाहर निकल जाती है।
अब बात करते हैं गैस एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है हमारी मेनली एल्वेली में होती है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन एल्वेली से ब्लड में डिफ्यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में डिफ्यूज होता है। स्टेप याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या हो रही है हमारी, जो गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमारी ये प्रोसेस किस में हो रही है, एल्वेली में और ब्लड के बीच में। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एल्वेली से ब्लड में। मैकेनिज्म क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन एल्वेली से ब्लड में डिफ्यूज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में डिफ्यूज हुई। ये डिफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। याद रखिएगा कि हमने क्या बोला कि हमारी जो मैकेनिज्म होती है गैस एक्सचेंज की, वो क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है। ऑक्सीजन एल्वेली टू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू एल्वेली। और ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा है, उसी की वजह से क्या हो रही है, गैस एल्वेली में एंटर कर रही है और या ब्लड में एंटर कर रही है। तो ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो हमारी है वो किस किस की बनी होती है, एल्वोलर वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल। एक लाइन में समझें तो गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब समझते हैं ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन दो तरीके से हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। पहला होता है हमारी ऑक्सीजन का 97%। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, के साथ बाइंड होकर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जो बची हुई हमारी 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में होती है। एग्जाम में याद रखिएगा, मोस्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, क्योंकि 90% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के से बाइंड होकर ही ट्रांसपोर्ट होती है। अब समझते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। पहली 70% एस बायोकार्बोनेट आयन HCO3 1 नेगेटिव। दूसरा 22-23% एज ए कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 7-10% डिजोल्व इन प्लाज्मा। अगर हम ब्लड से ऑक्सीजन का कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऑक्सीजन हमारी 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 70% बायो कार्बोनेट आयंस के, 20-23% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर 7-30% प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी में इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि मोस्ट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बायोकार्बोनेट आयन, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या था कि ज्यादातर जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, मीन्स जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो टिश्यू लेवल में हो रहा है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है टिश्यू के लेवल पर गैस एक्सचेंज होना। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाती है। कहाँ से गई हमारी ऑक्सीजन, ब्लड से टिश्यू में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एल्वेली से किस में जा रही है ऑक्सीजन, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में जा रही है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से कहाँ को जाती है, ब्लड से टिश्यू में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आती है। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स में और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू में। याद रखिएगा इसको कि हम क्या कह रहे हैं, दो तरीके के रेस्पिरेशन पढ़े हमने, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स में होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यूज में। अब समझते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो, ब्रीदिंग क्या होती है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। मैं अभी अब बोल रही हूँ तभी मैं क्या कर रही हूँ, इनहेल एक्सहेल कर रही हूँ, और इसको कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे मेडुला ओब्लंगाटा और
पोन्स। मेड्यूला का काम क्या है, जो बेसिक रिदम है उसको जनरेट करना, और पोन्स क्या करते हैं, उस पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है उसको मॉडिफाई करते हैं। इम्पोर्टेंट स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग क्या होता है, जब हमारा ब्लड में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम में याद रखिएगा, मेन स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन इज राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक पर, लंग्स वॉल्यूम। देखो पहला है हमारा टाइडल वॉल्यूम या टीवी। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड एयर अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 500 ml। मीन इस टाइम पे हमारे जो ब्रीदिंग हो रहा है, इंस्पायर और एक्सपायर, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो कितनी रेंज होती है इसकी, 500 ml। दूसरा है हमारा इन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये क्या है कि जो नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं के बाद जो एक्स्ट्रा एयर ले सकते हैं, मतलब आपने ऐसे करके सांस ली तो आप उससे भी ज्यादा, जितना हम अपनी सांस को अंदर खींच रहे हैं उससे भी ज्यादा एयर क्या कर सकते हैं, हम इनहेल कर सकते हैं, और उसकी रेंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3000 ml। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब जब आपने सांस छोड़ी उसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर छोड़ सकते हैं, मतलब जब हम नो क्या करिए, अपनी सांस को बाहर एक्सेल करा, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर को एक्सेल कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, रेसिडुअल मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। अब फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद लंग्स में बची हुई एयर क्या होती है, हमारी रेसिडुअल। वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1200 ml। हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने फोर्सफुली एक्सप्रेशन किया, अपनी सांस सॉरी एयर जो है अपने लंग से बाहर निकाली, उसके बाद भी हमारे लंग में अप्रोक्सीमेटली 1200 ml एयर प्रेजेंट होती है। ये आपके MCQ में आ सकते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब लंग वॉल्यूम पे बात करें, अब लंग कैपेसिटीज पे बात करते हैं कि हमारी लंग की कितनी कैपेसिटी होती है। पहली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC, ये कितनी होती है, TV प्लस IRV। मतलब हमने क्या कहा कि हमारे लंग का वॉल्यूम कितना है, TV मीन्स टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, ये कितना होता है, 3000। तो इन दोनों को जब हम प्लस करें तो जो वैल्यू आ रही है उतनी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। दूसरी हमारी है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। ये किसके इक्वल है, ERV और RV। ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 1100 ml, और RV क्या होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, जो होता है 1200 ml। इनको हमने प्लस किया तो हमारी क्या होगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गई। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, जो किस किस के इक्वल है, IRV प्लस TV प्लस ERV। तो इनका जो सम आएगा उतनी कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी होती है। उसी तरीके से हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, जो IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV के क्या होती है, के इक्वल होती है। जब हम इनको सम करेंगे जितना आएगा उतनी टोटल लंग, मतलब हमारी लंग की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं, जितना एक्सपायर कर रहे हैं, जितना रेशियो है, जितना टाइडल है, वो सब का जो इक्वल होता है उतनी हमारी लंग की कैपेसिटी होती है, उतनी लंग हमारी एयर को क्या कर सकता है, अंदर, मतलब उतनी एयर हमारे लंग्स में आ सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में रिलेटेड अगर कोई किसी भी चीज की कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहिए तो आपको बस लंग्स वॉल्यूम याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब दो एडवांस पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, डेड स्पेस और V/Q रेशियो। देखो पहला जो है हमारा डेड स्पेस, वो क्या होता है, डेड स्पेस वो एयर होती है जो इनहेल तो होती है लेकिन गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हमने एयर ली तो सही अपनी बॉडी के अंदर, पर वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करी, मतलब जो ऑलरेडी एयर हमारी बॉडी के अंदर है वो गैस एक्सचेंज कर रही है। यहाँ पे जब हम ब्रीथिंग में एयर जो ले रहे हैं वो अगर हमारी गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करी तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डेड स्पेस। ये दो टाइप की होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस।
दूसरा जो हमारा V बाई क्यू रेशियो, V फॉर होता है वेंटिलेशन, Q फॉर होता है परफ्यूजन। ठीक है, V फॉर वेंटिलेशन एंड Q फॉर परफ्यूजन। इसकी जो नॉर्मल रेशियो होता है वो लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा लो V बाई Q रेशियो है तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगी, हाई V बाई Q होगी तो परफ्यूजन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारा वी वाई क्यू की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.8 होती है। अगर हमारा क्या है, लो वी वाई क्यू है तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम है, और हाई वी वाई क्यू है तो परफ्यूजन प्रॉब्लम होती है। और डेड स्पेस क्या है कि जब हमारी जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो क्या होती है, डेड स्पेस होती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कॉमन डिसीज देखते हैं कौन कौन सी है। पहली कॉमन कोल्ड, ठीक है, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी, लंग क्रेसेस, ठीक है, न्यूमोथोरक्स, ये सब प्रॉब्लम जो है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। जो मेन प्रॉब्लम है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है उन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। देखो, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवेज डिसीज है। इसके मेन फीचर्स है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एयरवेज इन्फ्लेमेशन, एक्सेस म्यूकस। सिम्टम्स की बात करें तो विजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कफ स्पेशली एट नाइट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ये रिवर्सिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा डिसऑर्डर है वो है सीओपीडी। सीओपीडी की फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें मेनली इंक्लूड होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फीसीमा। मेन कॉज होता है सीओपीडी का स्मोकिंग। सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, प्रोग्रेसिव ब्रीथलेसनेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, सीओपीडी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड यूजली कॉज irreversible airflow limitation। दो इम्पोर्टेंट इन्फेक्टियस डिसीज समझते हैं, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। न्यूमोनिया लंग डिसीज का इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, कफ, स्पुटम, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है हमारी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। इसका जो मेन कॉज है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, हीमोप्टेसिस समटाइम्स। ठीक है, अगर हम हेल्थ एजुकेशन पॉइंट से समझे तो अर्ली डायग्नोसिस और कंप्लीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों ही डिसीज में, पर स्पेशली टीबी में। ठीक है, अब आते हैं हेल्थ एजुकेशन, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस है स्मोकिंग अवॉइड करना, क्योंकि सीओपीडी का जो मेन कॉज है वो स्मोकिंग होता है। पैसिव स्मोकिंग से बचें, डस्ट और पॉल्यूशन से बचें, नोज से ब्रीदिंग करें, क्योंकि नोज क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है, वार्म करती है, मॉइस्ट करती है। ठीक है, कफ स्नीज एटिकेट फॉलो करें, हैंड वॉशिंग करें, मास्क यूज करें, स्पेशली जो डस्टी एरियाज होते हैं। वेंटिलेटेड रूम में रहें, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन करें, वैक्सीनेशन कंप्लीट रखें। लंग कफ या ब्रीथलेसनेस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये पॉइंट हेल्थ एजुकेशन आंसर राइटिंग में डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। मतलब सारे जो मैंने आपको बताए हमारे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, आप इनको लिख सकते हैं, और एमसीक्यू में पूछे तो आप इनको इजीली आंसर कर सकते हैं कि हम हेल्थ एजुकेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे सही रखें। अब हमने सब कुछ समझ लिया अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स, मेन मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन
डायाफ्राम, देखो वर्ड याद रखना, मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स है, मेन मसल क्या है, डायाफ्राम। साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है, एल्वोली। राइट लंग्स में हमारे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स होते हैं। ट्रेकिया हमारा सी कार्टिलेजिनस रिंग्स की तरह होता है। राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल। टाइप 1 सेल क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है। टाइप 2 सेल सर्फेक्टेंट सिक्रेशन करती है। मेन स्टिमुलेशन फॉर ब्रीदिंग है कि जब क्या हो जाए, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाए। मोस्ट O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, लगभग कितनी, 97%। मोस्ट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बायोकार्बोनेट, और लगभग कितनी, 70%। तो आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।